जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डू के आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले की वीडियो में दी हुई प्रतिक्रियाएं प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए आंतरिक चयन हेतु एक इंटरनल नोटिफिकेशन दिनांक 22 फरवरी 2023 को जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत कंपनी के स्थायी कर्मचारी क्लर्क बनने के लिए किस तरह आवेदन कर सकते हैं तथा उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है और चयन प्रक्रिया तथा आवेदन की प्रक्रिया पूरी समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस नोटिफिकेशन में आप देखिए कि सबसे पहले वैकेंसी कितनी है। इसमें क्लर्क ग्रेड 3 की पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। इसमें जनरल मतलब अनरिजर्व पोस्ट है 113, शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्ट है 54 मतलब 54 और शेड्यूल ट्राइब के लिए एसटी के लिए पोस्ट है 43। कुल मिला के 210 पोस्ट इसमें है। दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ओबीसी के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि ओबीसी के लिए आरक्षण केवल खुली भर्ती में है और यह जो भर्ती है वो खुली भर्ती के जैसी नहीं है। ये एक आंतरिक चयन प्रक्रिया है जिसमें केवल कंपनी के स्थायी कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। ध्यान रहे ये वैकेंसी केवल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्थायी कर्मचारियों के लिए है। जानिए इसमें और क्या क्या योग्यताएं चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि कंपनी में बंदे की कम से कम 3 साल सर्विस हो चुकी हो और एक्सपीरियंस के बारे में इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द, केवल एक ही क्राइटेरिया है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आप 10वीं पास है तो ही इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और दूसरा आपका 3 साल का कंपनी में अनुभव होना चाहिए। अब 3 साल का अनुभव किस तारीख को होना चाहिए इसके लिए लिखा मिलेगा शायद के नोट्स में। रेगुलर एम्प्लॉयज हु डेजिग्नेशन हैव ट्रेनी इंक्लूडेड शेल नॉट बी कंसिडर्ड। जिस भी कर्मचारी के इस वर्तमान समय में डेजिग्नेशन अगर ट्रेनी लिखा हुआ है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी शर्त है द एम्प्लॉय इन ए ग्रेड और कैटेगरी विथ इनिशियल बेसिक ऑफ इक्वल और मोर देन ₹28,242.84 ₹28,242.84 पर मंथ या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की अगर बेसिक पे ₹1,086.26 पर डे है तो वो इसके लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे एज पर NCWA 10। अब जो ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक पे वो है जो किसी भी ग्रेड की इनिशियल बेसिक है, नहीं कि आपकी बेसिक। फॉर एग्जांपल अगर आप कैटेगरी 1 है और आपकी अभी बेसिक हो सकता है 3 साल आपकी सर्विस है और आपकी बेसिक हो गई होगी शायद इससे ऊपर, मान के चलें ₹1,090 हो गई हो, लेकिन आपकी बेसिक ₹1,090 वो नहीं देखी जाएगी। कैटेगरी 1 की जो बेसिक पे है वो जैसे कैटेगरी 1 की NCWA 10 में थी ₹1,011.27, तो वो देखी जाएगी। वो आपके इस ₹1,086 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कट ऑफ डेट, किस तारीख के अकॉर्डिंग आपका न्यूनतम योग्यता का आंकलन किया जाएगा, वो है 28 फरवरी 2023। इस डेट को बहुत ध्यान से याद रखना। 28 फरवरी 2023 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 28 फरवरी 2020 से पहले भर्ती हुए हैं, 28 फरवरी 2020 या उससे पहले, तो ही आप इसके लिए योग्य होंगे। और दूसरी शर्त आपकी ग्रेड की इनिशियल बेसिक, नहीं कि आपकी ग्रेड की इनिशियल बेसिक पे वो ₹1,086.26, या अगर आप MR हैं तो ₹28,242.84 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथी शर्त है एम्प्लॉइज डज नॉट हैविंग डिपार्टमेंटल एंड विजिलेंस क्लियरेंस एज ए नील शेल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है या डिपार्टमेंट में कोई केस पेंडिंग है, अगर क्लियरेंस में आपका नील लिखा हुआ नहीं होगा तो आप योग्य नहीं होंगे। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको कोई चार्जशीट मिली है तो आप इसमें, चार्जशीट मिली है या कोई इंक्वायरी कभी चली है, कोई पनिशमेंट होता है, उसमें आप योग्य नहीं होंगे। पांचवी शर्त है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों की इसमें शंका भी होगी। द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द क्रिटिकल डेजिग्नेशन, कौन कौन सी? पैरामेडिकल स्टाफ, HMM ऑपरेटर्स जिसमें सारे के सारे ऑपरेटर्स है, डंपर, डोजर, शॉवेल, ड्रैगलाइन, ग्रेडर, पेलोडर, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर फॉर विच द एनसीएल हेड रिस्टोर्ड डेवल द सीरीज। कहानी ये लिखी है कि इन पोस्ट में अगर कोई है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा चाहे एलिजिबल हो। वजह यह है कि
इसमें यह हवाला दिया है कि कंपनी कोल इंडिया की गाइडलाइन है कि इसमें पहले से ही कर्मचारियों की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको वापस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेवाएं लेकर इस कमी को पूरा किया जा रहा है। अतः इन क्रिटिकल पोस्ट वाली डेजिग्नेशन के जो एम्प्लॉय है उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नीचे एक चीज और लिखी है, प्रोवाइडेड दिस शेल नॉट अप्लाई। क्या चीज? ये ऊपर वाली, शेल नॉट अप्लाई टू द एम्प्लॉयज हु वर गिवन IOD, इंजरी ऑन ड्यूटी, which rendered from them incapable of discharging their originally designated job and are presently deployed as non-designated in some other establishment oblique department oblique section etc. अगर कोई ऑपरेटर जिसको IOD मिली हो और अब वो फिट हो गया लेकिन अपना ओरिजिनल काम जैसे ऑपरेटर काम नहीं कर सकता, वो इसमें उसके लिए ये शर्त जो है ये उसके लिए योग्य मतलब लागू नहीं है। इसका मतलब है कि वो इसमें आवेदन कर सकता है। उसके बाद क्या दिया है? पे 28,242 से ये कलर ग्रेड 3 की NCW 10 के हिसाब से वो बेसिक पे होगी। सिलेक्शन का पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि क्या क्या देखा जाएगा। एक तो मेट्रिकुलेशन, अगर जिसके मेट्रिकुलेशन में 90% से अबो है उसके 20 में से 20 नंबर होंगे। 80% से अबो है तो 18 होंगे। किसी के 85 है तो कहाँ जाएगा वो? इसमें उसको 18 नंबर मिलेंगे। इसी तरह अगर 70% से अबो है तो उसको 16 और 60% से अबो है तो 14, 50% से अबो है तो 12 नंबर और अगर केवल मेट्रिकुलेशन पास है वो तो उसको 20 में से 10 नंबर मिलेंगे। इन्हीं से फर्क पड़ेगा आगे मेरिट में। दूसरी क्वालिफिकेशन, दूसरे नंबर किसके जुड़ेंगे? 12वीं के, इंटरमीडिएट के। इसी तरह इसमें 15 से लेकर 5 नंबर तक। फिर अगर किसी बंदे ने ग्रेजुएशन कर रखी है और वो 75% से अबो है तो 10 नंबर उसको जुड़ेंगे। ग्रेजुएशन में अगर 60 से अबो है तो 5 नंबर, केवल ग्रेजुएशन पास है मतलब 60 से नीचे है तो उसके 10 में से 2 नंबर जुड़ेंगे। इसी तरह अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 नंबर से लेकर 2 नंबर तक पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़ेंगे। एक एडिशनल इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी। अगर आपका 6 महीने उससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट है आपका डिप्लोमा का, वो भी गवर्नमेंट से स्वीकृत होना चाहिए तो उसके 15 नंबर है। अगर 6 महीने से कम का है तो 7 नंबर, या किसी का ग्रेजुएशन में या किसी भी डिग्री कोर्स में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट रहा है तो उसके 7 नंबर है। फिर ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, इसमें वो 3 साल की चाहिए, 2020-21, 21-22 और 22-23 की। अगर उसमें आपके किसी भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग है तो रेटिंग आपकी तो उस 5 में से 5 होंगे। अगर वेरी गुड है तो 3 नंबर और गुड है तो 2। अगर गुड से नीचे है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर अटेंडेंस 2020 की जनवरी दिसंबर इंक्लूडिंग सैंक्शन लीव, जनवरी से दिसंबर तक की। अगर आपकी जो स्वीकृत छुट्टी है वो भी इसमें शामिल है। अगर वो 300 है तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। 260 एंड अबो है लेकिन 300 से कम तो 3 नंबर होंगे। 240 से 260 के बीच में है तो 2 नंबर। इसी तरह 21 में भी और 22 में भी। और किसके नंबर जुड़ेंगे? नंबर जुड़ेंगे केवल इतने। तो क्या क्या हो गया? एक तो आपके 10वीं के 20, फिर उसके बाद मान लेते हैं हम के सब में पूरे से पूरे हैं तो 10वीं के 20 और 12वीं इंटरमीडिएट के 15, ग्रेजुएशन के 10, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10, कंप्यूटर लिटरेसी के 15 और ACR के 3 साल के 5-5 नंबर और अटेंडेंस के 5-5 नंबर। कैलकुलेशन करके जोड़ के देख लेना कितना हो रहा है। शायद 100 ही होगा। 20, 30, 40, 45, 55, 60, 70, 70 और 80, 85, 100 नंबर हो रहे हैं पूरे। अब इन 100 में से पहले अगर देख लो, 100 में से जनरल के लिए अनरिजर्व पोस्ट के लिए 100 नंबर होने में से 50 नंबर होने चाहिए और मतलब जनरल में SC ST के छोड़ के बाकी सब, और SC ST के लिए 40 नंबर। यह है मिनिमम कट ऑफ मार्क। अगर आपके इससे कम नंबर आए हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं होना है। इसमें और नोट्स के में क्या क्या लिखा है, अगर टाई किसी 2 एम्प्लॉय के बराबर नंबर आ जाते हैं तो टाई कैसे रिजोल्व की जाएगी? फर्स्ट बाय परसेंटेज इन मेट्रिकुलेशन। जिसके भी अगर किसी 2 बंदों के नंबर आ गए 56 तो उन दोनों में से जिसके 10वीं में नंबर जाता है वो उस लिस्ट में सीनियर रहेगा। अगर 10वीं के नंबर भी दोनों के सेम है तो फिर एज मतलब जो बंदा जिसकी उम्र ज़्यादा है वो सीनियर रहेगा। अगर एज भी दोनों की मतलब दोनों की बिल्कुल डिट्टो, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो फिर नाम में
नाम को अंग्रेजी में लिखा जाएगा, अंग्रेजी पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो सबसे सीनियर होगा। जिसकी भी एक इसमें वो शर्त लिखी है, एसीआर एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अगर गुड है तो मतलब गुड से अगर कम है तो वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और क्या लिखा है, 240 से अगर अटेंडेंस कम है, एम्प्लॉय डज नॉट हैविंग मिनिमम अटेंडेंस ऑफ 240 days in a calendar year, calendar मतलब जनवरी से दिसंबर तक, shall not be considered eligible apply, providing further the employee who have joined in the mid of the year attendance would be calculated on the percentage pro rata basis। अगर किसी ने साल के बीच में ज्वाइन किया है, हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि आपका छुट्टी सहित आपकी अटेंडेंस 240 से ज़्यादा होना चाहिए किसी पूरे साल में अगर आप रहे हैं तो। साल के बीच में है, फॉर एग्जांपल 6 महीने आप रहे हैं उस साल में, 1 जुलाई को ज्वाइन किया तो 240 के बजाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120। ये बता ही दिया, जनरल में 100 होना चाहिए। उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या क्या लिखा है, ओनली एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो कर्मचारी हो, विलिंग हो करने के मतलब आवेदन करने का इच्छुक भी हो, और एलिजिबल योग्य भी हो, एम्प्लॉइज ऑफ द एनसीएल केवल एनसीएल के कर्मचारी जो एलिजिबल हो, योग्य हो मतलब योग्य हो और आवेदन करने के इच्छुक हो वही आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन में ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू पर्सनल डिपार्टमेंट, मतलब जिस भी एरिया में आप पब्लिक यूनिट में आप पोस्टेड है वहाँ के पर्सनल डिपार्टमेंट में आपको आवेदन पत्र जो इसके साथ संलग्न है उसमें पूरा भरकर पर्सनल डिपार्टमेंट में जमा करना है। अगर और कोई दूसरा एम्प्लॉय पोस्टेड इन एनसीएल हेडक्वार्टर सीटीआई सेंट्रल हॉस्पिटल, वो सीधा कहाँ जमा करेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट एनसीएल हेडक्वार्टर, वहाँ जमा करना है। नो एप्लीकेशन से डायरेक्टली मैन पावर एंड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट एनसीएल हेडक्वार्टर में किसी को जमा नहीं करना है अपना आवेदन पत्र। दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखिए, द सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय शेल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ 10, अगर जो भी स्कोर इनको इस जो भी परसेंटेज वाला ये क्राइटेरिया बताया था मार्क्स वाला, उसमें जितना मिलेगा उसी के बेस पे किया जाएगा, तो क्लोज डी में लिखा है। अगला लिखा है फाउंड कैनवासिंग मेकिंग, मतलब कोई भी गड़बड़ करता हुआ पाया गया तो उसको नहीं तो सिलेक्शन किया जाएगा और उसके खिलाफ स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत कार्रवाई भी होगी। क्या क्या, फॉर एग्जांपल किसी के 10वीं में नंबर कम है और दूसरी मार्कशीट छपवा ले, उसमें कुछ जालसाजी कर ले, उस पर कुछ कैनवासिंग क्या बोलेंगे उसको, अगर कुछ उसमें खुद गड़बड़ करे, कुछ फैक्ट छुपाए या जानबूझ के कुछ नया रिकॉर्ड बेवजह प्रोड्यूस करे, वो सारी चीज़ें वो नहीं करना है। एम्प्लॉय सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 3 में बी ट्रांसफर टू, आप जहाँ पर भी हैं किसी भी एरिया पब्लिक यूनिट एनसीएल की किसी भी एरिया यूनिट में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। द एम्प्लॉय हैज टू ज्वाइन द, जिस भी आप अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसको दी हुई पोस्ट पर आपको ज्वाइन करना होगा। रिगार्डिंग फॉरगोइंग सिलेक्शन, अगर आप किसी ने सिलेक्शन के बाद बोल दिया कि नहीं उस ट्रांसफर वाली जगह मुझे आप क्लर्क नहीं बनना है या उस जगह ज्वाइन नहीं करना है, कुल मिला के अगर आप इस सिलेक्शन को अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर अगले 2 साल में जो भी वैकेंसी आएगी इंटरनल उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। और छठवां लिखा है, इस नोटिफिकेशन को कभी भी मॉडिफाई करने में, अल्टर कैंसिल करने के लिए एनसीएल मैनेजमेंट स्वतंत्र है। अप्लाई कैसे करना है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एनेक्सर ए दिया हुआ उसमें एक फॉर्म, इसके 2 पार्ट है ए और बी, तो बी पार्ट है वो पर्सनल डिपार्टमेंट को पूरा करना है, ए पार्ट कैंडिडेट को वो भर के देना है, विद इन टाइम देना है, बिफोर द लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या बताई थी, लास्ट डेट है इससे पहले पहले देना 28, नहीं लास्ट डेट नीचे लिखी मिलेगी 28 फरवरी तो कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट नीचे लिखी मिलेगी उस 28 लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट करना है, कहाँ पर अपने जहाँ पर भी पोस्टेड है वहाँ के एरिया में या प्रोजेक्ट के पर्सनल डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद पार्ट बी की कार्रवाई कंसर्न एरिया को करनी है, और इंस्ट्रक्शन ये पर्सनल डिपार्टमेंट लिखा है, एम्प्लॉय एडवाइज टू गो थ्रू द इंटरनल, पूरा नोटिफिकेशन खूब ढंग से पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो 2-3 बार पढ़ना है, अंग्रेजी नहीं समझ में आए तो इसका हिंदी ट्रांसलेट करके फिर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पूरा है A to Z वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। फिर इसी चीज़ को लिखा है कि पर्सनल डिपार्टमेंट जमा करना है, पार्ट ए को डिपार्टमेंट चेक करने के बाद अपनी कार्रवाई करेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है साथ में, डॉक्यूमेंट लगाना नंबर 1 पर ऑल मार्कशीट किस किस की, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है
आपके पास क्वालिफिकेशन है उन सब की मार्कशीट लगानी है। और अगर आप किसी की मार्कशीट में CGPA या SGPA है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या अपनाया है, ऑलमोस्ट मार्कशीट के पीछे लिखा होता है, उसकी जीरोक्स भी उस मार्कशीट के साथ में ही करके लगानी है। और अगर किसी में नहीं लिखा है तो उस इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट लेना होगा, 10वीं जहाँ से आपने किया स्कूल से, कि इसको CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला अपनाया गया है, उस पर स्टाम्प वगैरह सब लगा के लगाना होगा। दूसरा, कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री आपके पास जो भी हो उसकी कॉपी लगानी है। तीसरा, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट कॉपी लगानी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ड्यू डेट, नॉट हैविंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस तरह कुछ है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और विथ द सिग्नेचर ऑफ स्टाफ एरिया सेल बी रिजेक्टेड, अगर चाहे वो सिग्नेचर हो गई क्यों ना गया हो उसको रिजेक्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स है 23 फरवरी से इसका आवेदन शुरू होगा और 4 मार्च तक आपको, 4 मार्च उससे पहले पहले आपको अपने एरिया में फॉर्म सबमिट कर देना है। और एरिया की लास्ट डेट ये है एमसीएल हेडक्वार्टर में 13 मार्च 2023 से पहले पहले कंसर्न एरिया से भी आ जाना चाहिए। तो ये तीनों खास डेट है, इसको जरूर याद रखना। ये है फॉर्म, इसका एनक्लोजर फॉर पार्ट ए है जो फॉर्म का, पोस्ट किसके लिए लिखा हुआ है, आपको अपना नाम लिखना है जैसे आपकी सर्विस शीट में है, आपकी कर्मी संख्या लिखनी है, मोबाइल नंबर मत लिख देना, डेजिग्नेशन लिखनी है, उसके बाद इस डेजिग्नेशन की किस ग्रेड और कैटेगरी में है वो लिखना है, जन्म तिथि जैसे आपके मैट्रिक में है और वैसे ही आपकी सर्विस शीट में है, जन्म तिथि शब्दों में भी लिखनी है, नियुक्ति तिथि मतलब डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट वो लिखना है, वर्तमान पोस्ट पर नहीं ग्रेड, वर्तमान जिस पोस्ट या जिस ग्रेड में मतलब प्रमोशन, लास्ट प्रमोशन कब हुआ है उसको डेट की इसके बारे में लिखना है, किस एरिया यूनिट में है, डिपार्टमेंट, अगर आप SC/ST के तो उसमें SC हैं या ST हैं वो इसमें ज़रूर लिखना है। और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन इसमें जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखना है, किस साल में पास किया है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपके कितना है, उसके परसेंटेज कितने होते हैं, ये सब करके फिर उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करना है। और फिर उसके बाद ये पार्ट बी, ये एरिया को करना है आपका, फिर एम्प्लॉय नंबर और लिखा जाएगा, आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उसमें आपके क्या रही है वो भर के आएगा, अटेंडेंस कितनी रही 2020, 21 और 22 में, डिसिप्लिनरी एक्शन वो कंसर्न एरिया के पर्सनल डिपार्टमेंट को चेक करके इसमें लिखना है, कोई इंक्वायरी पेंडिंग है तो। और कुल मिला के आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है वो यस या नो करके फिर ये सील सब लगा के आएगा वहाँ से। तो ये इतनी कार्रवाई है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो किसके लिए है ये, जो एनसीएल के स्थायी कर्मचारी हो, दूसरा जिसकी 3 साल सर्विस हो गई हो, और एलिजिबल कौन नहीं है, इन टेक्निकल पोस्ट वाले जितने AGM ऑपरेटर, पैरामेडिकल स्टाफ और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जिनकी एक बेसिक पे कितनी से ज़्यादा नहीं है, अगर MR हैं तो 28,242 से 42 रुपये और 84 पैसे, और अगर DR 1,086 रुपये 26 पैसे, अगर बेसिक पहले से आपकी बेसिक है या इससे ज़्यादा है तो आप इसके आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, उम्मीद है आपको समझ में आया। और इसके जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, पूरी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से लें, किसी दूसरे भ्रामक जानकारी के चक्कर में ना आए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कृपया कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।